इस वीडियो में हम एक रियल लाइफ डोमेन को और उसके कंटेंट को ट्रांसफर करेंगे एक डोमेन से दूसरी डोमेन में। तो हमारी जो करंट वेबसाइट है वो है motospeedsking.com और ये हमने एक XYZ पर प्रोवाइडर से ले रखी है। और हमारी एक नई डोमेन है जो कि हमने रजिस्टर की है, जो कि हमने परचेज की है namecheap.com से। और अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि वो सब कुछ जो मोटो स्पीड किंग के अंदर था उसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं namecheap.com के ऊपर, ताकि फर्दर हम उसको चला सकें। इसमें हमारी जो चीज़ें मूव करने वाली होती हैं वो आपकी अगर तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि आपकी होस्टिंग सेम होनी चाहिए दोनों। अगर सी पैनल बेस्ड होस्टिंग है तो सी पैनल जो होता है आपका वो एक इस तरह का बैकअप जनरेट करता है जो कि रीस्टोर हो सके। जैसे वर्ड पर आपका जब व्हाट्सएप का बैकअप बनता है तो वो रीस्टोरेबल फॉर्म में होता है। अगर वो जैसे व्हाट्सएप बैकअप जनरेट करता है वैसे बैकअप जनरेट नहीं होगा तो वो रिस्टोर भी नहीं होगा। तो सी पैनल बैकअप को इस तरह से बनाता है कि वो किसी भी दूसरे अकाउंट में उसको रिस्टोर किया जा सके। अब ये जो सी पैनल बैकअप होता है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। मेल्स हैं और मेल सेटिंग है। उसके बाद आपकी वेबसाइट है, डेटाबेस है आपकी। तो अगर तो आप चाह रहे हैं कि फुल सी पैनल चला जाए, फुल सी पैनल से मुराद इवन के अगर आपने उसका जो पासवर्ड रखा हुआ था वो भी, आपने उसमें जो ईमेल सेटिंग लगा रखी थी वो भी, ये सब भी वैसे की वैसे हो जाए, तो फिर उस सूरत में आपको होस्टिंग कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि ये जो ये जो एक्टिविटी है इसके लिए एडमिन राइट्स चाहिए। और जब आपको वो होस्टिंग देते हैं तो यूजुअली वो आपको शेयर्ड होस्टिंग देते हैं, और शेयर्ड होस्टिंग में ये राइट्स आपके पास नहीं होते। आप उन्हें कहते हैं कि जी मेरा ये पुराना सी पैनल है, इसका ये यूजर नेम पासवर्ड है, ये लें और इसका बैकअप जो है ना वो मेरे नए होस्टिंग में डाल दें। तो आपका जो नया सी पैनल है वो बिल्कुल वैसे का वैसा बन जाता है जैसा कि पुराना। आपकी सिचुएशन के ऊपर है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे फर्ज करेंगे अगर आपकी डोमेन वेबसाइट इस तरह की है कि जिसमें मेल्स आपको अभी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वेबसाइट का डाटा चाहिए, तो आप खाली उसको भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट। तो सिर्फ अगर आपने वेबसाइट का डाटा एक्सपोर्ट करना है तो उसके ऊपर चैनल के ऊपर हमारी एक वीडियो अवेलेबल है कि आप कैसे डेटाबेसेस को उठाएंगे, कैसे आप पूरा जो HTML का कंटेंट है वो उठाएंगे और उसको दूसरे सर्वर पर मूव करेंगे। अभी सी पैनल के अंदर आपको एक यूटिलिटी मिलती है जेट पैक के नाम की, जेट पैक बैकअप के नाम की। उससे भी आप सारी डेटा बैकअप की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं मोटो स्पीड किंग, इसके सी पैनल को ओपन करते हैं। तो ये हमारे सामने सी पैनल जो है ना ओपन हो चुका है। इसमें आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपके पास आता है बैकअप्स। इस बैकअप के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है वो पूरी यूटिलिटी जो कि आपको बैकअप के लिए रिक्वायर होती है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आप देखें तो आपको एक नजर आ रहा है डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप। आप क्या कर सकते हैं, जब आप डाउनलोड फुल अकाउंट बैकअप करते हैं यहाँ से, तो वो क्या करता है पूरा बैकअप जो है ना वो एक जनरेट कर देता है और आप उस बैकअप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक नज़र भी आ रहा है कि 21 तारीख को एक बैकअप जनरेट हुआ जो कि 10/21/2023 को हुआ है। इसमें ये सारा उसकी डिटेल आ रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटाबेस फाइल है ये आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप खुद भी बैकअप जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ से ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी क्या होती है कि आप कह रहे हैं उसको कि जो भी बैकअप जनरेट करो उसको मेरी होस्टिंग के होम डायरेक्टरी में रख दो। अगर आपको होम डायरेक्टरी का नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सी पैनल पे आप वापस जाएं। सी पैनल में आपके पास एक फाइल मैनेजर भी होता है जिससे आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। ये फाइल मैनेजर आप ओपन करें तो यहाँ से आप अपनी सी पैनल के अंदर जितनी फाइल्स होती हैं, जैसे आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, आप उस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखें आपकी होस्टिंग का जो होम है वो ये है। तो वो क्या करेगा, वो उस बैकअप को आपके होम में मूव कर देगा। और अभी जो बैकअप पहले जनरेट हुआ था 21 तारीख को, वो भी अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमें यहाँ पे नीचे मिल जाना चाहिए। यहाँ पर ये देखें ये आपका बैकअप पड़ा हुआ है जो कि बैकअप का फाइल का नाम भी वही है।
अगर ये 4.9 GB का आपका बैकअप है, आप इसको चाहें तो यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये 4.2 GB का डेटा आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये बैकअप फाइल यहाँ पे हमारे सामने शो हो रही है। ये बैकअप फाइल जो है ये 4.92 GB की है। और इसको आप अपने जो वर्डप्रेस का बैकअप जनरेट होता है उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। वर्डप्रेस के अंदर यूजुअली जो हम लोग डेटाबेस जो बैकअप जनरेट कर रहे होते हैं वो हम जनरेट करते हैं किसी प्लगइन के थ्रू। और वो जो प्लगइन है वो उसमें मोस्ट फेमस जो आपका फेमस प्लगइन है ऑल इन वन बैकअप जो है उसको यूज करते हैं, या डब्ल्यूपी माइग्रेशन का एक प्लगइन है जिसको यूज किया जाता है। इस वक्त हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया, हमने डैशबोर्ड ओपन किया और डैशबोर्ड में अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन, इसके जरिए बैकअप जनरेट करते हैं। तो जब ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन आपका बैकअप जनरेट करता है ना, तो वो सी पैनल का नहीं होता। सी पैनल का समझ लें कि आपका पेरेंट बैकअप। और जो सी पैनल के बैकअप में सब कुछ आ जाता है, उसमें वर्डप्रेस भी आ गया, उसमें बाकी सब कुछ भी आ गया, उसमें आपकी ईमेल्स आ गई, डेटाबेस आ गई। जबकि ये जो ऑल इन वन बैकअप है ये आपका सिर्फ जो डब्ल्यू पी वर्डप्रेस के रिलेटेड फाइल्स हैं उनके बैकअप लेगा। करना आपने क्या होगा कि आप इस बैकअप को डाउनलोड करेंगे, फिर आप एक अपनी नई वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस को नए सिरे से इंस्टॉल करेंगे, और वर्डप्रेस को नए सिरे से इंस्टॉल करके वहां पे आप जो है इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो वो यही सारी चीजें जो है वो उसके अंदर चली जाएंगी। तो ये आपका बैकअप इस तरह से काम करता है। जबकि सी पैनल के बैकअप में क्योंकि उसने वो 4.4 GB का है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेल्स भी, डेटाबेस भी, आपकी जो लॉग फाइल जनरेट हुई वो भी, और दूसरी जो सेटिंग्स वगैरह की फाइल है वो सारी उसके अंदर शामिल हैं, इसलिए उसकी स्पेस ज्यादा है। अगर आप इस तरह से मूव करेंगे तो अगर फर्ज करें आपकी पुरानी होस्टिंग में मेल्स थी तो वो मेल्स नहीं जाएंगी, आप सिर्फ आपकी वर्डप्रेस की सेटिंग जाएगी। तो क्योंकि ये 2 GB का डाटा है, तो अगर 2 GB का डाटा अगर कंप्रेस करके भी उसने किया हो तो जो वेबसाइट असल में है ना, वो भी आप कह सकते हैं कि 2-2.5 GB की होगी। 2-2.5 GB की वेबसाइट को जब उसने कंप्रेस करके बैकअप जनरेट किया तो वो जाके बना 2 GB का। इसीलिए सी पैनल पे जो आपका बैकअप बना है वो आपका तकरीबन 4 GB का बन गया, क्योंकि उसमें ये वाली फाइल भी शामिल है। अच्छा, इन बैकअप्स का एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये क्योंकि प्लगइन है और इन्होंने आपको ये यूटिलिटी दी है, तो ये प्लगइन जितने भी होते हैं वो थोड़ा सा फीचर देते हैं फ्री, और बाकी का फीचर देते हैं आपको पेड। तो अमूमन जो काम का बहुत ज्यादा काम का फीचर होता है वो आपका पेड होता है। तो अब ये जो प्लगइन होगा आपका, ये क्या करेगा कि ये आपकी डेटाबेस को इंपोर्ट करने पे लिमिट लगा देगा। ये कहेगा ठीक है आपने बैकअप तो जनरेट कर लिया, 2 GB का बैकअप जनरेट हो गया आपका, लेकिन अगर आपने इसको इंपोर्ट करना है तो फिर आपको मेरा प्रो प्लगइन लेना पड़ेगा। प्रो प्लगइन में आप 1 GB से ज्यादा का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका डाटा 1 GB से कम है तो फिर आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर प्लगइन में जाएंगे तो प्लगइन में आपको इस तरह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो दूसरा तरीका सी पैनल का हम यूज कर रहे हैं वो सी पैनल का अपनी जगह हम यूज कर सकते हैं। हम इसको ये वाला तरीका भी करके देख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो बैकअप जो है वो हम फिलहाल इसको समझते हैं कि हम इस यहाँ पे बैकअप की यूटिलिटी में थे, और बैकअप से हम फाइल मैनेजर में गए, और फाइल मैनेजर में हमने जाके ये देखा कि डॉक्यूमेंट हमारी जो वेबसाइट का रूट है वो क्या होता है। यहाँ पे जो बैकअप जनरेट करवा रहा था वो कह रहा था कि आप इसको रूट में जो है वो रखवा लें। तो जहाँ से फुल बैकअप डाउनलोड करें, तो फुल बैकअप डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, होम डायरेक्टरी में रखें। जब होम डायरेक्टरी में रख के आप इसको जनरेट बैकअप की कमांड दे दें, और जनरेट बैकअप की कमांड दे के आप उसको चले जाएं, तो जैसे ही डाटा बैकअप बैकअप कंप्लीट होगा आपको एक ईमेल आ जाएगी कि बैकअप कंप्लीट हो गया, आप उसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि बैकअप जनरेट करने के लिए, बैकअप के लिए जितनी स्पेस चाहिए उतनी आपके सर्वर पे होनी चाहिए। जैसे अभी आप देखें तो वो कह रहा है कि डिस्क रिस्टोर इज डिसेबल्ड बिकॉज यू आर करंटली एक्सीडिंग योर डिस्क कोटा। अभी आप इसको रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी 4 GB का वो डाटा है, 2 GB की वो फाइल है, वो सारा मिल मिला के शायद 10 GB के करीब पहुंच चुका हो,
और आपकी होस्टिंग की जो जगह है वही 10 GB है। ठीक है, तो फिर आपको अगर आपने डाटा बैकअप जनरेट करना है तो आपकी सर्वर के ऊपर जगह भी होनी चाहिए, स्पेस भी होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे फुल बैकअप है इसको हम यहाँ से कर देते हैं, या हम इसको यहाँ से जाते हैं फाइल मैनेजर में, अगेन और फाइल मैनेजर में जाके हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करेंगे तो सर्वर के ऊपर बैक एक ट्रैश का फोल्डर बना होता है, ये ट्रैश पे चला जाएगा, स्पेस सर्वर पे खाली नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्वर स्पेस खाली हो, आपको ट्रैश जाकर दोबारा क्लियर ना करना पड़े, तो यहाँ से स्किप ट्रैश करें। तो अब क्या होगा, मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो ये सीधा इसको बाहर ही फेंकेगा। जैसे आपके कंप्यूटर में एक कमांड होती है परमानेंटली डिलीट, तो ये परमानेंटली डिलीट है, मैंने डाटा बैकअप को जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया। उसके बाद अब एक तो हमने होम डायरेक्टरी देख ली, दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसे कहते हैं रिमोट एफटीपी सर्वर। हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम ये कर सकते हैं कि हम डाटा एक तो बैकअप जनरेट करें, और जनरेट करके साथ ही हम जो है ना उसको ही कमांड दे दें कि इसको अपलोड भी कर दो एक दूसरे सर्वर के ऊपर। तो हम क्योंकि इसको मोटो स्पीड से मोटो स्पीड में लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने मोटो स्पीड वाले सर्वर का जो एफटीपी यूजर नेम पासवर्ड है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो वो क्या करेगा, ना सिर्फ ये कि बैकअप जनरेट करेगा, उस बैकअप को ऑटोमेटिकली वहां पे फेंक भी देगा। ये जो काम होता है ये मिनट्स में होता है, क्योंकि सर्वर सारे ऑनलाइन है और सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट होती है। अगर मैं इस फॉर्मेट को यूज करता तो मुझे क्या करना था, पहले सबसे पहले डेटाबेस डाटा को डाउनलोड करना था, 4 GB की फाइल डाउनलोड होती, फिर मुझे उसे नए सर्वर पे जाके 4 GB की फाइल को अपलोड करना था, फिर मैं जाके उसको काम करता। तो इस सूरत में क्या हुआ, मेरा वो काम टाइम बच जाएगा और फाइल डायरेक्टली जो है वो चली जाएगी नए सर्वर के ऊपर। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं उसको। यहाँ से हम क्या करते हैं कि बैकअप के ऊपर आते हैं, हम उसे रिमोट एड्रेस देते हैं। रिमोट एड्रेस जो है वो हमारा motospeedking.com है। रिमोट यूजर नेम जो है वो हम यहाँ से उसको एंटर कर देते हैं, पासवर्ड भी एंटर करते हैं। पोर्ट बाय डिफॉल्ट आप इसको छोड़ दें, और रिमोट डायरेक्टरी आप इसको किसी डायरेक्टरी के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो इसको ये होम पे फेंक देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो रिमोट यूजर है उसको फेच करता हूँ और एंटर करता हूँ। जी हम पासवर्ड डाल दिया, जी हमने यूजर नेम डाल दिया, और इसको हमने कहा जनरेट बैकअप करो। तो अब वो क्या करेगा, एक बैकअप जनरेट करेगा, और बैकअप जनरेट करने के साथ ही इसको जो हमारी नई हमने डोमेन और होस्टिंग परचेज की थी इसको वहां पे ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पर अभी एरर आ गया। अब ये जो है वो आपकी क्या हो सकता है कि जो आपकी करंट होस्टिंग है उसमें हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन के एरर हों। अब ये भी जो परमिशंस होती हैं, ये आपकी कुछ परमिशंस आपकी इनेबल होती हैं, कुछ परमिशंस आपकी डिसेबल्ड होती हैं। हो सकता है कि ये जो हमारी करंट होस्टिंग है उसमें हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की सेटिंग हो, लेकिन बिटवीन सर्वर मूव करने के लिए आप इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। लेकिन अब ये नहीं आया, तो अब हम अब इस पे एक और ऑप्शन जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक होम बैकअप जनरेट करते हैं। बैकअप ज़्यादा हैवी ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ये जो बैकअप है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये बैकअप जब डिलीट होगा तो 2 GB का और कम हो जाएगी, तो जो हमारा वहाँ पे सर्वर सी पैनल का बैकअप जनरेट होगा वो कम होगा। इसलिए हमने इस बैकअप को डिलीट कर दिया। ये बैकअप खाली हो गया आपका। अब आप बैकअप में आए, अब आपने कहा जी होम डायरेक्टरी का बैकअप क्रिएट करना है, लेकिन जब बैकअप क्रिएट हो जाएगा तो वो कहाँ पड़ा होगा, वो होम डायरेक्टरी में पड़ा होगा। हम इसको जनरेट बैकअप करते हैं, तो वो कह रहे हैं जी फुल बैकअप जो है इन प्रोसेस है, और जैसे ही ये बैकअप कंप्लीट होगा मैं आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल सेंड कर दूंगा, तो आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लीजिएगा। गो बैक आप आएंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है इन प्रोग्रेस। ये आई बिलीव के डिपेंडिंग अपॉन योर डाटा आपको इसमें कुछ मिनट्स लगने चाहिए, तो हम वेट करते हैं जब तक ये डाटा जनरेट हो जाए। हमें ईमेल आ चुकी है जी कि सी पैनल का बैकअप जनरेट हो गया। हम यहाँ से इसको रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि हमारा जो बैकअप था क्या देखें कि वो जनरेट हो गया। इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो ये देखें आपका बैकअप यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये यहाँ से भी क्लिक करके ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसने मुझसे पूछ लिया, दूसरा तरीका इससे पहले मैं आपको जाकर बता चुका हूँ कि आप फाइल मैनेजर से इसको जाके डाउनलोड कर लें।
तो अभी इसकी डेटाबेस की अगर आप साइज देखें तो फाइल मैनेजर से अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रीलोड की ऑप्शन आ गई। तो क्योंकि मैंने 2 GB वो डिलीट कर दिया था, तो अब देखें डेटाबेस का साइज जो है वो 3.29 GB। तो ये डेटाबेस का जो सॉरी ये जो बैकअप है डाउनलोड, अब हमें करना क्या पड़ेगा कि हम इस बैकअप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके अपलोड करें। ऑल्दो कि ये रिकमेंडेड वे नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ कि अगर मुझे इसी मेथड को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डाउनलोड करूँगा। अब यहाँ पे ये फाइल 3.समथिंग GB की जो फाइल है, ये डाउनलोड स्टार्ट होना हो गई है। तकरीबन इसमें 20 जितना भी टाइम लग रहा है, आधा घंटा आई थिंक इसमें लगेगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे एक यूटिलिटी है जिससे आप अपनी FTP को मैनेज कर सकते हैं, साइट को मैनेज कर सकते हैं। वो आप वाया फाइल मैनेजर भी कर सकते हैं। ये फाइल मैनेजर में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है अपलोड की। यहाँ से आप उसको बता सकते हैं कि आप कौन सी फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं। तो वो डेटाबेस, वो बैकअप की वो फाइल जो आपने डाउनलोड की होगी, वो आप नई होस्टिंग में जाके उसको अपलोड करेंगे। लेकिन ये जो फाइल मैनेजर का अपलोड यूटिलिटी है, इसकी लिमिट है। माइट भी ये 2 GB या 3 GB की फाइल अपलोड ना कर सके। दूसरे नंबर पे ये काम हो रहा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बेस के ऊपर। तो उसमें ये हो सकता है कि फाइल पूरी अपलोड ना हो, तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इसीलिए ये मैनुअल तरीका रिकमेंडेड नहीं है। कि होता ये है कि बाज़ औक़ात जब आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो इतनी बड़ी फाइल जब डाउनलोड हो रही होती है तो बीच में इंटरनेट की कहीं पे डिस्ट्रप्शन आ जाती है और वो फाइल पूरी नहीं डाउनलोड होती। या अगर लग भी सॉफ्टवेयर ये कह रहा होता है कि पूरी डाउनलोड हो गई है, लेकिन असल में नहीं डाउनलोड हुई होती, एंड में कोई पार्ट उसका मिस हो गया होता है। तो चले अगर डाउनलोड पूरी हो भी जाए तो फिर अपलोड पूरी नहीं होती, अपलोड पूरी में कोई मसला आ जाता है। तो इस तरह से ये काम बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ये फाइल मैनेजर की अपलोड यूटिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी रिकमेंडेड ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फाइलज़िला, आप उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए आप अपना जो डेटा है उसको ट्रांसफ़र करें। तो फाइलज़िला में हमने यहाँ पे होस्ट डाला, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, कनेक्ट किया, कनेक्ट करके राइट साइड पे सर्वर आ गया, इधर लेफ्ट साइड पे हमारा लोकल कंप्यूटर आ गया। यहाँ से किसी भी फाइल को अपलोड करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से अपलोड करेंगे तो वो फाइल अपलोड हो जाएगी। अगर आपके पीसी में फाइलज़िला नहीं है तो फाइलज़िला एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप गूगल करेंगे डाउनलोड फाइलज़िला, तो ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखें जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये जो फाइल हम डाउनलोड लगाई हुई थी, ये फाइल हमारी नहीं कंप्लीट हो पाई और उसने कहा कि चेक इंटरनेट कनेक्शन। अब वो मुझे कह रहा है रिज्यूम करना है। मैं इसको रिज्यूम तो कर सकता हूँ, लेकिन 1 GB का डाटा हुआ था डाउनलोड, तो वो उसने फिर क्या किया, पहले स्टेप से जीरो से शुरू कर दिया। तो अब ये आपका काइंड ऑफ इनएफिशिएंट वे है। इनएफिशिएंट इस तरह से है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24 मिनट में, 30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अब आपका फिर 30 मिनट का काउंटर स्टार्ट हो गया और कुछ पता नहीं कि ये फिर बीच में ब्रेक हो जाए और आपको फिर इसमें काम करना पड़ जाए। तो यही काम आपका 2-3 घंटों में चला जाएगा। तो लेकिन बहरहाल ये तरीका अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप इसको यूज़ करते हुए वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक डोमेन से दूसरी डोमेन में। उसके बाद हम अगर वापस आएँ तो इसी में हम बैकअप में आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि अभी हमने cPanel का जो बैकअप जनरेट किया है, ये फुल बैकअप था। हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ़ वेबसाइट की फ़ाइलों को और डेटाबेस को निकालें और उनको जो है एक्सपोर्ट कर लें, दूसरी ट्रांसफ़र कर दें वेबसाइट के ऊपर। इसके ऊपर एक वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको अगर देखना चाहें तो वो वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको होगा हाउ टू ट्रांसफर बिग वेबसाइट फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर वेबसाइट। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आपने पार्शियली बैकअप करना है तो ऊपर तो फुल बैकअप था, ये पार्शियल बैकअप है। अगर यहाँ से आप होम होम करेंगे, होम डायरेक्टरी का बैकअप, तो वो क्या करेगा, सिर्फ होम डायरेक्टरी का बैकअप करेगा, लेकिन ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ डेटाबेस को उठाएगा। ईमेल फॉरवर्डर पे क्लिक करेंगे तो ईमेल फॉरवर्डर को उठाएगा। अगर कोई आपने ईमेल फिल्टर सेट किए होंगे तो वो उठाएगा। फिर आपको जिसको रिस्टोर करना है, यहाँ पर आप उसको वो फाइल देंगे अपलोड की हुई और वो रिस्टोर हो जाएगी। तो ये एक तरीका हमारे पास और है। बैकअप जो है वो हमारा डाउनलोड हो चुका है
और इस वक्त हमारे सामने दो हमने चीज़ें डाउनलोड की थी। एक डेटाबेस डाउनलोड की थी, तो डेटाबेस को आप इससे पहचान सकते हैं कि आपकी डॉट एसक्यूएल पे एंड हो रही है, और इसके साथ डॉट जीजेड जो है वो जब भी आप इंटरनेट से कोई रिसोर्स डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसको वो कंप्रेस करके आपको देता है। तो उसने एसक्यूएल फाइल को कंप्रेस किया जीजेड के अंदर, और आपको एक जी जिप जैसे जिप फाइल होती है इसी तरह से आपको एक फाइल बना के दे दी। तो ये आपकी एसक्यूएल आगे डेटाबेस। इसके साथ यहाँ पे नीचे आपके पास बैकअप आ रहा है, और बैकअप में वो आपको फुल बैकअप आपका सी पैनल का आ गया, जिसमें आपकी मेल्स और सारी सेट होंगी। आई बिलीव कि हमने होम डायरेक्टरी का डाटा उठाया था, तो इसको हम अभी चेक भी कर लेते हैं। तो आपको डाटा जो आपके पास फाइल डाउनलोड हुई है उसकी इंटेग्रिटी को आप चेक कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, जब आप इंटरनेट से बहुत हैवी फाइल उठाते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात वो पूरी तरह से प्रॉपर डाउनलोड नहीं होती। तो अगर तो इस तरह का कोई सीन होगा तो आपकी जो फाइल होगी जब आप उसको डबल क्लिक करके रन करेंगे तो वो एरर देगी। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो उसकी इंटेग्रिटी वो ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर जिप। अगर ये जिप फाइल जो है हमारी प्रॉब्लमेटिक होती, इसमें कोई मसला होता, तो यहाँ पे वो एरर दे देता कि जिप फाइल प्रॉपर एंड नहीं हुई। अगर इस तरह का एरर आता तो हमें पता चलता है कि हमारा डाटा जो है वो पूरा डाउनलोड नहीं हुआ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ से हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसी फोल्डर में हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास 2 GB का डाटा डाउनलोड हुआ था। तो अब वो जिप फाइल में से ये डाटा हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर हमने इसको वो करना होता, रिस्टोर करना होता, तो हमें फिर क्या करना था, क्यों हमें जाना था सी पैनल के बैकअप में। बैकअप में जाके जहाँ पे बैकअप रिस्टोर की ऑप्शन थी, हम वहां पे दोबारा इसको करते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे हमने इसको अब करना था मोटो स्पीड किंग के ऊपर। हमने इसको मोटो स्पीड किंग से डाउनलोड किया था, और इसको फिर मोटो स्पीड किंग के ऊपर हमने अपलोड करना था। तो यहाँ से मुझे सी पैनल ओपन करना है। अगर मैं फर्ज करें जिप फाइल को नहीं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके अपलोड करना चाह रहा हूँ। क्यों अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे जब 2 GB की फाइल अपलोड करनी पड़ेगी तो वो भी फिर थोड़ा सा टाइम लेगी। तो अगर फर्ज करें कि मैं बीच में टाइम को नहीं बचाना चाह रहा, तो स्ट्रेट अवे मैं क्या करता कि मैंने वहां से बैकअप डाउनलोड किया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैकअप में आ जाता, और बैकअप में आके यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पर मैं वो फाइल चूज करता जो मैंने उसने मुझे जनरेट करके दी थी, और उस फाइल को चूज करके स्ट्रेट अवे उसको मैं ये वाली फाइल चूज करके बैकअप वाली उसको अपलोड कर देता। लेकिन उसमें क्योंकि अब ये 2 GB की फाइल है, तो पहले वो 2 GB की फाइल अपलोड करेगा, और अपलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इट विल टेक टाइम। इस वक्त मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि आपके पास दो फाइल्स थी, एक में आपका HTML का बैकअप था और डायरेक्टरी का बैकअप था, और एक में आपकी SQL का डाटा बैकअप था। लेकिन इस वक्त आपको स्क्रीन पे 3 फाइलें नजर आ रही हैं, और शायद वो आपको कंफ्यूज कर रही हो। तो होता ये है कि ये जो जब डेटाबेस डाटा को कंप्रेस किया जाता है तो डबल कंप्रेशन लगी हुई है इसमें। पहले उसने जी जेड में उसको कंप्रेस किया, और जी जेड में कंप्रेस करने से पहले उसने उसको TAR में कंप्रेस किया था। तो जब मैंने जी जेड को एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें से TAR निकल आई, लेकिन अभी भी मेरे पास फाइल्स नहीं निकल के आई। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे जाके TAR को भी जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना होगा। मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करके अगेन ये 7 जिप फाइल मैनेजर डाउनलोड करता हूँ। तो अब इसने क्या किया कि वो जो उसके अंदर फाइल्स थी, अब वो फाइल मेरे पास यहाँ पे सारी आ जाएंगी। तो सारी फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई। इसमें अब ये देखें, ये आपका उसने होम डायरेक्टरी भी उठा ली। होम डायरेक्टरी के अंदर जितनी डायरेक्टरी थी, मेल वट जो कुछ भी था, वो सारा इसने उठा लिया। हमारा जो कंसर्न है वो पब्लिक, हम सिर्फ पब्लिक HTML भी से काम चला सकते हैं, तो पब्लिक HTML भी हमारे लिए काफी है। तो अब इसको ये जो आपका, इसको यहाँ से हम दोबारा डबल क्लिक करते हैं, और इस फाइल को भी हम यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+A करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करके मोटो स्पीड में हम यहाँ पे कहते हैं एक्सट्रैक्टेड, यानी कि हमने क्या किया, एक्सट्रैक्टेड बैकअप जो है वो यहाँ से इसको कर दिया। अब वो इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है बैकअप को, और
इसमें वो आपकी सारी फाइल जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये फाइल हमारे सामने एक्सट्रैक्ट हो गई जी, इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, जब मैंने अभी शुरू में किया था तो जब दो फाइल्स बनी थी तो बेसिकली मुझे चाहिए था कि मैं टार के अंदर जाता और टार के अंदर जाके वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करता, लेकिन मैंने क्योंकि जब gzip को खोल के यहीं से एक्सट्रैक्ट किया तो उसने टार को निकाला। अदरवाइज अगर मैं gzip के अंदर जाता, टार के अंदर जाता, तो वो मुझे वही फोल्डर जो मुझे अब मिला है वो मुझे मिल जाता। तो बहरहाल इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिंपल ये है कि आपके पास बैकअप फाइल आई, आपने उस बैकअप फाइल से ये फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम डाइसेक्ट करते हैं कि यहाँ से हमारी जो डेटाबेस की डाटा का जो साइज है वो भी हमें पता चलता है कि वो हमें पता चलेगा कि वो क्यों ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहले तो ये रूट का बैकअप है आपका। रूट में जितनी भी चीजें हैं सारी वो सारी की सारी उसने डाउनलोड करनी है, जो कि हो सकता है आपके लिए जरूरी ना हो। आपके लिए असल काम की चीज है वो आपके पब्लिक HTML के अंदर पड़ी है कि पब्लिक HTML में आपकी वो फाइल्स हैं। तो पब्लिक HTML में जब आप देखें तो इसमें जो फोल्डर आपके बनते हैं ज्यादातर जो हैवी फाइल्स होती हैं वो यूजुअली जो वर्डप्रेस होता है, तो वर्डप्रेस में WP कंटेंट का एक फोल्डर होता है जिसमें आपकी सबसे ज्यादा जो स्पेस अगर ऑक्यूपाई होगी तो वहां पे ऑक्यूपाई होगी। उसमें कैसे ऑक्यूपाई होगी, जैसे इस केस में क्योंकि हम लोगों ने WP AI ऑल इन वन जो बैकअप का प्लगइन है वो कर रखा था, तो ये जो बैकअप के प्लगइन है ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, बैकअप जनरेट करते रहते, आपके जो बैकअप हैं वो आपके बैकअप जो है उनको बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो जनरेट होती रहती है। इसको मैं अगर क्लिक करूं यहाँ पे ऑल इन वन डब्ल्यू, इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज लूँ तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो जीरो ही है। इसका मतलब है कि इसमें स्पेस नहीं है, इसने ज्यादा स्पेस नहीं ली। अगर आप इसके अपलोड में चेक करें और अपलोड की प्रॉपर्टीज चेक करें तो अपलोड की में देखें आपको वो बता रहा है कि 1.5 GB जो पड़ा है आपका वो अपलोड में पड़ा है। तो अगर आप उसको देखें कि अपलोड के अंदर कहाँ पड़ा है तो यहाँ से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि वो जो आपका अपलोड है वो कहाँ पड़ा हुआ है। 2023 में देखें तो 12 MB का सारा आपका फोल्डर है। और तो यहाँ पे ये देखें 1.5 GB जो सारा है ना वो 2022 में पड़ा हुआ। 2022 में अगर देखें तो फिर आप आगे से मजीद डाइसेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप साइज को डिक्रीज करना चाह रहे थे तो आप ये भी कर सकते थे कि आप क्या करते हैं कि बजाय इसके कि आप बैकअप जो आपको मैंने जनरेट करके दिखाया उससे बैकअप यूटिलिटी से आप फाइल मैनेजर से भी बैकअप जनरेट कर सकते थे। वो कैसे करते हैं आप, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि ये हमारी पुरानी वेबसाइट है। हम इसके एडमिन पैनल पे जाते हैं, सी पैनल पे जाते हैं। सी पैनल पे जाके यहाँ पे हमारे पास एक यूटिलिटी है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में जाते हैं और फाइल मैनेजर में हमें पता पता था कि हमारी जो फाइल्स हैं वो सारी पब्लिक HTML में पड़ी हैं। तो इसमें हम क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लें और सिलेक्ट ऑल करके इसको छोड़ दें WP कंटेंट। और यहाँ से हम क्या करें, इसका जो है ना एक लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ पे आ रहा है कंप्रेस। तो वो क्या करता है, gzip tar आर्काइव जो है ना एक क्रिएट करता, उसमें सिवाय WP कंटेंट के सारी फाइल्स होती हैं। तो उसका साइज मैं बल्कि जनरेट करके देख लेता हूँ कि उसका साइज कितना बनता है। इसको मैं कंप्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं नाम भी देता हूँ कि इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ ओनली HTML। अगर इसको नाम दे कंप्रेस करें तो ये आपका बैकअप कंप्रेस करेगा। एंड तक जाके देख लें, इसने कंप्रेस कर दिया आपका। नीचे जाके आप देखें तो इसमें आपको बताएगा। तो अब इसमें आप अगर देखें तो ओनली HTML का बैकअप आपका कितना है, सारा 12 MB का है। ठीक है। तो अगर आपको मैनुअली करना पड़े तो आप इस तरह पार्ट्स में भी कर सकते हैं कि WP कंटेंट का अलग बैकअप बनाते हैं और पब्लिक HTML का अलग बनाते हैं और फिर उसको वहां पे आप अपलोड कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, जो हमने फाइनल सोल्यूशन निकाला था वो ये था कि हमने यहाँ से बैकअप का डाउनलोड डाउनलोड किया था, होम डायरेक्टरी का बैकअप। अब हमें उसे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए हमें ये पता है ये हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे पब्लिक HTML सिर्फ चाहिए। तो पब्लिक HTML का अगर मैं यहाँ पे बैकअप देखूँ तो कितने साइज का है वो, तकरीबन 1.97 का सिर्फ पब्लिक HTML है आपका। तो इसको अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
कि मैं इसको जो है ना, या तो एक ऑप्शन ये है कि मैं सिंपली उसी बैकअप को जो है ना अपलोड कर दूं, या इसकी मैं एक अलग से जिप फाइल बना लूं और उसको अपलोड कर दूं। तो वो आप अगर करना चाहें तो आपको फिर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम है यहाँ पे 7-Zip। ये फ्री सॉफ्टवेयर है आपका, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, 7-Zip फाइल मैनेजर। इससे आप पब्लिक HTML को बना सकते हैं, एक जिप फाइल बना सकते हैं जो कि पब्लिक HTML पे होगी। जैसे यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ और उसके बाद यहाँ से ऐड करूँ, तो ये एक अलग से जिप फाइल बन जाएगी जो कि जिसमें सिर्फ पब्लिक HTML होगा। तो मैं इसको नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट अवे जो बैकअप मैंने डाउनलोड किया है उसी को अपलोड करता हूँ, ताकि मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी लेस कॉम्प्लिकेटेड हों। तो अब हमने आखिरी जो रेजोल्यूशन था वो हमारा ये था कि हमने बैकअप यूटिलिटी से होम डायरेक्टरी का बैकअप डाउनलोड किया था और माई सीक्वल जो है ना उनको डाउनलोड किया था हमने। अब हम इनको अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बैकअप अपलोड होगा वो मैं करूंगा फाइलजिला के जरिए। फाइलजिला ओपन करूंगा, फाइलजिला ओपन करके उसके बाद मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करूंगा। और क्योंकि मैंने इसको अपलोड करना है अपने नए सर्वर के ऊपर, तो मैं इसको अपने नए सर्वर का जो एड्रेस है वो दूंगा। पोस्ट में मुझे जो उसका यूजर नेम मिला है मैं वो एंटर करूंगा। उसके बाद मुझे जो उसका पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड एंटर करूंगा। मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ, इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये देखें बैकअप वो कनेक्ट हो गया उसके साथ। अब ये पब्लिक HTML है। पब्लिक HTML में आप इसमें यहाँ पे अपलोड कर दें, लेकिन पब्लिक HTML में अपलोड करने का एक नुकसान ये हो सकता है कि पब्लिक HTML की जो फाइलें होती हैं वो सबके लिए एक्सेसिबल होती हैं। तो अगर आप पब्लिक HTML में ही अपना डाटा अपलोड कर देंगे तो वो कोई भी बंदा उसको वेबसाइट को ओपन करके डाउनलोड कर सकता है। तो आप इसको होम में अपलोड करें। यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो हमने डाटा डाउनलोड किया था वो हमने यहाँ पे रखा था इसके इस फोल्डर के अंदर। और इसमें हमारे पास जो डाटा था वो ये वाली फाइल, इस फाइल को हम यहाँ से क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे। अब ये जो हमारी फाइल है ये अपलोड होना स्टार्ट हो गई। कहाँ पे? इस फोल्डर के अंदर आना शुरू हो गई। ये फाइल आपको पुरानी नजर आ रही है, इसको आप डिलीट कर दें क्योंकि ये 0 साइज की है। तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि ये जो हमारी फाइल है बैकअप की, ये हमारे नए सर्वर पे चली जाए। तो जब तक ये होता है हम क्या करते हैं, हम माई एसक्यूएल जो है ना उसको तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये आपकी माई एसक्यूएल है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो कोई नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये नया सर्वर है। हमें यहाँ से इसको रीस्टोर करना है। रीस्टोर करने के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा जहां मैंने फाइल को रखा था। फाइल मैंने यहाँ पे रखी थी और ये फाइल है जो कि मेरी एसक्यूएल का बैकअप है। इसको मैं ओके करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेकर मुझे कह देगा कि जी मैंने आपकी डेटाबेस जो है वो रिस्टोर कर दी। तो इट विल टेक अ लिटिल मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि फाइल भी इतनी हैवी नहीं है। तो इसको भी कह देना चाहिए। ओके, ये जो एरर आपके सामने आया है ये डेटाबेस की कोलेशन का एरर है, जो कि ये है। इसको वो कह रहे हैं कि ये आपकी जो है ना अननोन है। इसके लिए आप डाउनलोड में आके इस फाइल को एडिट करते हैं। सो फॉर हम लोग अटेम्प्ट्स कर चुके हैं मुख्तलिफ अपने डाटा को ट्रांसफर करने की एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में। इसमें हमें जो प्रॉब्लम थी, एक तो ये थी कि जो डाटाबेस थी या टोटल डाटा था वो काफ़ी साइज का था, 2 GB प्लस था। उसमें मसला था। दूसरा जो हमारे पास तरीकाकार थे, मैंने आपको मुख्तलिफ तरीकाकार बताया कि आप जिसके जरिए एक वेबसाइट के डेटा को एक वेबसाइट से एक डोमेन से दूसरी डोमेन में मूव कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला तरीका तो आपके पास ये है, जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आप सिंपली जिस कंपनी के पास जा रहे हैं आप उस कंपनी से कहें कि मेरा ये डाटा है पुरानी वेबसाइट के ऊपर या पुराने डोमेन के ऊपर या पुराने सर्वर के ऊपर, काइंडली आप इसको ट्रांसफर कर दें। तो वो हैप्पीली आपका जो डाटा होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं आपके नए सर्वर के ऊपर जो आपने उन्हीं से बाय किया होता है। फर्ज करें कि ये नहीं हो पा रहा, तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या करें, सी पैनल में जाएं, सी पैनल में जाके बैकअप यूटिलिटी में जाएं और बैकअप यूटिलिटी में जाके आप वहां पे बैकअप जनरेट करें। और बैकअप जनरेट करते हुए आप साथ ही उसको रिमोट लोकेशन बता दें कि रिमोट जिस पर आप उसको बैकअप चाह रहे हैं कि वो वहां पर अपलोड हो जाए। तो वो क्या करेगा, ये बैकअप यूटिलिटी क्या करेगी, पूरी आपकी वेबसाइट का बैकअप जनरेट करेगी, जिसमें आपकी मेल्स भी होंगी, पब्लिक HTML का डाटा होगा, डेटाबेस होगा। उस सब का डाटा बैकअप जनरेट करके
उसके बाद आपने जो रिमोट सर्वर उसको बताया होगा, जो कि आपका नया सर्वर होगा, वो उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा। जब रिमोट सर्वर के ऊपर आपके पास डाटा आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको फाइल मैनेजर में जाके अनजिप करके और पब्लिक एचटीएमएल की फाइल्स को पब्लिक एचटीएमएल के अंदर रखेंगे, डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे, कनेक्शन करेंगे डेटाबेस का और सर्वर का, और आपकी साइट चल जाएगी। इसके ऊपर चैनल के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि कैसे आप डाटा को ट्रांसफर करके तो रिस्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको एक तरीका ये बताया था कि अगर फर्ज करें आप रिमोट जो बैकअप यूटिलिटी है उसको नहीं यूज कर पा रहे, तो आप ये कर सकते हैं कि मैंने आपको एक पीएचपी स्क्रिप्ट बताया था, जो कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कि आप उसको डाउनलोड करें और आप उसमें जो है क्या करें कि बैकअप एक मैनुअली जनरेट कर लें, और मैनुअली बैकअप जनरेट करके उसको इस पीएचपी स्क्रिप्ट को यूज करते हुए आप रिमोट सर्वर के ऊपर दूसरे सर्वर के ऊपर मूव कर लें। ये दोनों काम हम नहीं कर सके क्योंकि हमारा जो सर्वर था, जो कि मौजूदा सर्वर था, उसमें एक लाइब्रेरी थी पीएचपी की, पीएचपी एफ पुट की, वो इनेबल नहीं थी आई बिलीव, जिसकी वजह से हम डाटा को ट्रांसफर नहीं कर पाए, ना मतलब सर्वर टू सर्वर हम उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो फिर हमें क्या करना पड़ा कि हमने डाटा जो डेटा था हमारे पास, जो डाटा बेस हमने टोटल जनरेट किया था, उसको हमने मैनुअली डाउनलोड किया। मैनुअली डाउनलोड करने के बाद फिर हमने उसको मैनुअली फाइल एफटीपी को यूज करते हुए उसको सर्वर के ऊपर, नए सर्वर के ऊपर अपलोड किया। और नए सर्वर के ऊपर अपलोड करके डाटा डाटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन वहां पे अगेन एक और प्रॉब्लम आ गई। वो ये आ गई कि डाटाबेस की कोलेशन जो है वो मैच नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे लिए डाटाबेस को इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो इस सूरत में अगर आपका जो वेबसाइट है वो अगर वर्डप्रेस में बनी है, तो फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि हम ऐसा करें कि हम एक प्लगइन को यूज कर लें। प्लगइन को यूज करके हम अपने डाटा को, जो डाटा है एक सर्वर से, उसको दूसरे सर्वर में मूव कर लेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने आपको ये भी बताया था कि डाटा, जो आपका डाटा होता है उसको मूव करने के मल्टीपल तरीके हैं। यानी कि आप अगर बैकअप यूटिलिटी यूटिलिटी में ही जाएं, तो वहां पे आपके पास फुल साइट बैकअप की भी ऑप्शन होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास फुल साइट बैकअप की भी यूटिलिटी होगी। ये फुल बैकअप हो गया। आपके पास यहाँ पे पार्शियली भी आप जो डाटा अपना है ईमेल्स का या होम डायरेक्टरी का, वो आप यहाँ पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक प्लगइन यूज करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐसे इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्लगइन हम यूज करेंगे, ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें आपको बहरहाल डेटाबेस की लिमिट का इशू आएगा, क्योंकि आप इसमें 1 GB तक का डाटा जो है इंपोर्ट कर सकेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको फिर वो प्रो वर्जन उसका बाय करना पड़ेगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी वो वर्जन है, तो मैं इसको उसके थ्रू करके आपको दिखाऊंगा। जो हमारा करंट बैकअप है वो 2 GB का है। तो अगर आप ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन आपके पास नहीं है, तो सिंपल है, आप क्या करें, ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन यहाँ पे प्लगइन में जाएं, और प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन में जाएं, और वहां पे जाके आप सर्च कर लें ऑल इन वन डब्ल्यू पी, ऑल इन वन माइग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ऑल इन वन आप माइग्रेशन जो है, ये प्लगइन आपके सामने आएगा, इंस्टॉल कर लें। अभी ये इंस्टॉल एक्टिव है। जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरह आपके सामने आएगा। उसके बाद आप एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करके आप इसको पूछेंगे कि आपने जो बैकअप है वो आपसे पूछेगा कि आपने बैकअप जो है वो किस फॉर्मेट में आपको चाहिए। फाइल में चाहिए, या तो आपको पूरी एक बैकअप की फाइल चाहिए, आप इसको एफटीपी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, बैकअप ड्रॉप बॉक्स में डालना चाह रहे हैं, मेगा की लोकेशन पे डालना चाह रहे हैं, किसी भी क्लाउड के ऊपर डालना चाह रहे हैं। ये सारे क्लाउड सर्वर हैं आपके। तो फाइल के अलावा बाकी जो ऑप्शन होंगी वो आपकी प्रो वर्जन में आएंगी, और आपके लिए आपको उनके लिए जो है वो प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे फाइल किया, फाइल करके उसने बैकअप को जो है वो जनरेट किया, और बैकअप जनरेट करके उसने 2 GB का बैकअप जनरेट कर दिया। टाइम सेव करने के लिए मैंने ये बैकअप जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। अच्छा, साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये 7 मिनट में डाटा इसका डाउनलोड हुआ, सॉरी 7 मिनट अगो हुआ। ये 2 GB का डाटा था, और ये डाउनलोड हो गया बहुत जल्दी। तो आप ये वाली अगर एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो फिर ये एक्टिविटी आपको वीपीएस के ऊपर करनी चाहिए। वीपीएस का फायदा ये होगा कि अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा भी है, तो वो क्योंकि सर्वर टू सर्वर आपकी कम्युनिकेशन फास्ट हो, तो अगर आप अपने रिमोट कंप्यूटर पे करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि समटाइम इंटरनेट में लैग आ गया या कोई और इशू हो गया, तो वो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप इसको वीपीएस के ऊपर करें। तो अब मैं क्या कर चुका हूँ, मैंने अपने जो जिस सर्वर से मैंने डाटाबेस को मूव करना था, सॉरी पूरी साइट को मूव करना था,
उसके ऊपर मैंने ऑल इन वन माइग्रेशन इंस्टॉल कर लिया। मैंने एक फाइल जनरेट कर ली बैकअप की, उसको एक्सपोर्ट कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ अपने नए सर्वर के ऊपर, जहाँ मुझे अब उस डेटाबेस डाटा को रिस्टोर करना है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस चाहिए, मैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा, और वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करके मैं इसको यहाँ से जो भी सेटिंग हमारे पास अवेलेबल है इसको हम फॉर नाउ कर देते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं HTTP पे ही हम इसको करते हैं। और यहाँ से हम इसको क्विक इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका पासवर्ड और यूज़र नेम हम रख लेते हैं, और तो क्विक इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से इसको हम करते हैं, प्लगइन को भी रिमूव कर देते हैं, और तो प्लगइन हम बाद में कर लेंगे जो ऑल इन वन है। इसको इंस्टॉल किया, इसमें वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाएगा, 1-2 मिनट लेगा। तो ये वर्डप्रेस आपके सामने इंस्टॉल हो गया। अब हम नए सर्वर के ऊपर गए, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने उसका डैशबोर्ड ओपन किया। यहाँ पे हम प्लगइन में आए, हमने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन किया। तो मैंने आपको बताया कि अगर तो आप प्लगइन यहाँ से वर्डप्रेस की डाटा पे रिपोजिटरी जो है, या वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी है, प्लगइन डायरेक्टरी, अगर वहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो ऑल इन वन जो आपके पास इंस्टॉल होगा उसमें डेटाबेस फाइल की लिमिट होगी, तो आप उसमें 1 GB से ज़्यादा डाटा रिस्टोर नहीं कर सकेंगे। मेरे पास क्योंकि प्लगइन पड़ा है, मैं यहाँ से इसको अपलोड करूँगा। ये प्लगइन मेरे पास पड़ा है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ ओके, और इंस्टॉल नाउ करता हूँ। तो इंस्टॉल नाउ करके क्या होगा, वो प्लगइन मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन को मैंने एक्टिवेट कर दिया। जब मैंने एक्टिवेट कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई। अब मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करके मैं यहाँ पे फाइल बताऊंगा, और अ, जो है, अब आप यहाँ से मैं फाइल को सिलेक्ट करूंगा। फाइल को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ से पहले देख लेता हूँ कि मैंने जो बैकअप जनरेट हुआ मेरा, वो मैंने कहाँ डाउनलोड हुआ मेरा। ओके, डाउनलोड्स में हुआ है, इसको हम यहाँ से फाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम फाइल अपलोड की जो है ना वो सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं बहरहाल देखता हूँ। तो यहाँ से अब क्या हुआ, उसको सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मुझे सम टाइम क्या होता है कि आपको मैक्सिमम फाइल अपलोड की भी जो है ना वो लिमिट उसको करना पड़ता है आपको रिजॉल्व। क्या होता है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को, तो जो फाइलें आप वर्डप्रेस में अपलोड कर सकते हैं उसकी एक लिमिट होती है कि आप इतने साइज से ज़्यादा फाइल की लिमिट जो है वो ना इंस्टॉल कर सकें या अपलोड कर सकें। तो उसके लिए वर्डप्रेस में प्लगइन होते हैं, आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी ये हमारा डाटा क्या हो रहा है, ये इंपोर्ट हो रहा है, तो ये डाटा इंपोर्ट होने में टाइम लगेगा। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर आपके पास अपलोड की फाइल अपलोड की लिमिट आती है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और यहाँ पे आप किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, फाइल अपलोड के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपके पास प्लगइन आ जाएंगे। तो आपको वो जो है ना बता देंगे कि जी फाइल अपलोड टाइप और फाइल अपलोड साइज, इसको आप सर्च कर लें तो ये आ गया, बिग फाइल अपलोड्स मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज। तो आप इस प्लगइन को जब इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करके क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल होगा। फिर इसको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद ये प्लगइन आपके पास यहाँ पे कोई सेटिंग जनरेट करेगा, वो हम अभी देख लेते हैं कहाँ पे आती है। एक्टिवेट किया हमने, एक्टिवेट करने के बाद सेटिंग में आप आएंगे, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गई बिग फाइल अपलोड्स की। तो बिग फाइल अपलोड में जाके अब यहाँ पर अभी आपकी जो है वो मैक्सिमम अपलोड साइज कितना है, 250 MB। तो अगर आप इसको 1 GB या 2 GB या 3 GB करना चाह रहे हैं, फर्ज करें आपका बैकअप था 3 GB, तो आप इसको पहले 3 GB कर लेंगे या 2 GB कर लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 256 MB होती है आपकी। तो ये आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोडिंग वाला मेथड आपको नहीं बता रहा। तो सीक्वेंस वाइज हम क्या करेंगे, अगर हमने ऑल इन वन को यूज करना है तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम अपने जो जो हमारा करंट सर्वर है वहां पर जाके ऑल इन वन को इंस्टॉल करेंगे, वहां से डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर डाटा को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके उसको डाउनलोड करेंगे। फिर जो हमारा नया सर्वर है उसमें हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम ऑल इन वन का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम उसको इंपोर्ट करेंगे।
अभी ये 9% हुआ है, 10% ये बैकअप रिस्टोर हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन जो है वो पॉज कर दूंगा, और जब ये कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको दोबारा स्क्रीन दिखाता हूँ। सो बैकअप जो है वो इंपोर्ट हो चुका है 2 GB का। और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इस बीच में मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन क्योंकि मैं VPS यूज़ कर रहा था तो मेरी जो इंपोर्ट थी वो अनइंटरप्टेड गई, और यही मेरा काम जो काफ़ी देर में होना था वो जल्दी हो गया। 2 GB का बैकअप इवन VPS पे भी रिस्टोर होने में कोई 30 मिनट लगे हैं अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन के बाद। तो अब मैं यहाँ से प्रोसीड करूंगा। जब मैं प्रोसीड करूंगा तो जो मैंने फ्लैश इंस्टॉल की थी वर्डप्रेस की, वो सारी ओवरराइट हो जाएगी, और जो मेरी पुरानी जहाँ से मैं सर्वर से लेके आया था ये बैकअप, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। मैं प्रोसीड करता हूँ। तो अब ये आपको कह रहा है कि जी वो सारी फाइल्स इंपोर्ट कर रहा है, रेलिवेंट जितने भी टेबल्स होंगे, डेटाबेस के सारे होंगे, वो तमाम चीज़ें वन बाय वन देखें। वो 4000 सॉरी 42,715 फाइल्स हैं जो वो इंपोर्ट करेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ डेटाबेसेस होंगे, कनेक्शन होंगे, सारी चीज़ें जो कि वेबसाइट के चलने के लिए जरूरी है वो सारी यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगी। डेटाबेस का जो बैकअप था, या जो हमारी साइट का बैकअप था, वो काफ़ी हैवी था, जिसकी वजह से वो नहीं अपलोड हो सका और उसमें एरर आ गया। ये इश्यूज आएंगे आपके पास। इसमें अब आपके पास मुख्तलिफ वे आउट हो सकते हैं कि आप जब ऑल इन वन माइग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं तो आप सेलेक्टिव बैकअप भी जो है ना चीज़ों का ले सकते हैं। सेलेक्टिव बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अगेन अपने सोर्स के ऊपर, जो कि जहाँ से आप डाटा को मूव करना चाह रहे हैं, नई होस्टिंग के ऊपर। तो नई होस्टिंग में मूव करने के लिए हम पहले उसको ओपन करते हैं, और ओपन करके तो जब आपका वो आएगा एडमिन पैनल, एडमिन पैनल ओपन करके हम जाएंगे यहाँ पे ऑल इन वन। ऑल इन वन में आप आए यहाँ पे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप साइट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसे क्या कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये ईमेल एड्रेस, ये वाला ईमेल एड्रेस है, इसको रिप्लेस, इस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दो इसके साथ। जैसे फर्ज करें कि आपकी जो डोमेन अभी है वो है motospeedsking.com, और आप उसको कहना चाह रहे हैं कि आप उसको क्या करो, starmaxports.com कर दो। तो वो क्या करेगा, डेटाबेस को एक्सपोर्ट भी करेगा। एक्सपोर्ट करने के साथ साथ जहां जहां मोटोस्पीड किंग होगा वहां वहां वो कर देगा स्टार.com। अच्छा, अब ये आपने यहाँ से इसको सेटिंग कर ली। सेटिंग करके आपने बता दिया कि मुझे इस डोमेन को चेंज करना है, जहां जहां डेटाबेस में ये वर्ड होगा वहां वहां वो इसको ये कर देगा। एडवांस ऑप्शन में अब आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो है वो उनको एक्सपोर्ट ना करें। तो अब अगर आपने इस बैकअप को पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन लगा दें, इसकी आपको जरूरत नहीं, हम इस केस में हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम लगाना नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद आप जब वर्डप्रेस की साइट रन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कमेंट्स आते हैं, स्पैम कमेंट्स भी आते हैं आपको। आप उनको एक्सपोर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप उसे कह सकते हैं कि उनको एक्सपोर्ट ना करो। इसी तरह से जब आप वर्डप्रेस में पोस्ट कर रहे होते हैं तो वो पोस्ट के जो हिस्ट्री होती है वो मेंटेन हो रही होती है। अगर आपने अभी एक चेंज किया, वो पीछे रहेगा, यानी आपके पास बैक जाने की ऑप्शन होती है। इसे कहते हैं रिवीजन। हम उसे ये भी कह रहे हैं कि जो पोस्ट की रिवीजन है ना, उसको भी एक्सपोर्ट ना करो। उसके बाद सबसे बड़ा जो आपका स्पेस लेती है वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी होती है। मीडिया लाइब्रेरी आपकी WP कंटेंट के अंदर अपलोड्स का फोल्डर है आपका। ये फोल्डर आप मैनुअली भी उठा सकते हैं। तो अगर आप इसको कर देंगे, मना कर देंगे उसको, तो जो आपका बैकअप बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। उसके बाद आप कहते हैं जी थीम फाइल्स जो है ना, इनको एक्सपोर्ट ना करो। हमें इस केस में क्योंकि थीम फाइल चाहिए तो हम कहेंगे ठीक है, थीम फाइल्स को जाने दो। मस्ट यूज प्लगइन भी जाने दो। उसके बाद प्लगइन जो है वो, प्लगइन की जो फाइल्स हैं वो भी एक्सपोर्ट होंगी, डेटाबेस भी एक्सपोर्ट होगी। ये हम यहाँ पे इसको, सॉरी डेटाबेस नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से कहेंगे डू नॉट रिप्लेस ईमेल डोमेन। इसको हम सेट कर देते हैं। अब जब आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो आपसे पूछता है आप इसको किस फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं। फ्री वर्जन में आप इसको फाइल में करेंगे तो फाइल में ये आपका क्या होगा, इसको कंपोज करना शुरू कर देगा, बैकअप को क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो ये बैकअप हमारा जनरेट हो चुका है। इस दफा जो हमारा बैकअप जनरेट हुआ वो कम साइज का है, यानी 454 MB का है, जबकि यही बैकअप हमारा जो पहले था वो 2 GB का था। अब हम इस बैकअप को यहाँ से डाउनलोड करते हैं।
ये आपका यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट करेगा और थोड़ा सा टाइम लेके ये इसको डाउनलोड करेगा। जब तक हमारा बैक पे वो डाउनलोड हो रहा है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हमने नया थीम इंस्टॉल किया है उसको जाके उसमें हम वो कर लेते हैं इंस्टॉल ऑल इन वन, ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, फाइल चूज की। ये प्लगइन मेरे पास क्योंकि अवेलेबल था तो मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल किया, ब्राउज किया मैंने इसको, वर्डप्रेस की डेटाबेस से मैंने इसको नहीं लिया। इंस्टॉल नाउ, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, प्लगइन को हम यहाँ से कर देते हैं एक्टिवेट। ये हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर अब हम आएंगे इंपोर्ट में और अब हम अपना बैकअप जो है वो इंपोर्ट करेंगे। जो इस दौरान हमने यहाँ पे बैकअप क्रिएट किया वो तकरीबन 50% हो गया है, 2 मिनट्स लेफ्ट है जो हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इसको इंपोर्ट स्टार्ट करते हैं। बैकअप कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं। इंपोर्ट फाइल करेंगे, फाइल इंपोर्ट करके हम यहाँ पे इसको बताएंगे कि जो बैकअप हमने अभी इंपोर्ट किया है वो वाला है। अब ये पहले इसको सारे को डाटे को इंपोर्ट करेगा, इस नई वेबसाइट के अंदर लेके आएगा। फिर इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है डाटा इंपोर्ट करने का, यानी कि पोस्ट वगैरह इंपोर्ट करने का, वो स्टार्ट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ये जो परसेंटेज बार है ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये बैकअप क्योंकि 400 MB का है तो माइट भी ये थोड़ी देर में हो जाए। हम वीडियो स्टार्ट करेंगे बैकअप इसके इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद। जो हम लोगों ने डाटा बैकअप इंपोर्ट किया था वो इंपोर्ट हो गया। अब जो यहाँ से जब मैं प्रोसीड करूंगा तो वो क्या करेगा कि डेटाबेस और बाकी मीडिया और प्लगइन जो सारे जो है ना वो इसके अंदर डालना शुरू करेगा। इस स्टेज पे अगर ये आपका कंप्लीट सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर आपकी जो वेबसाइट होगी वो भी इनएक्सेसिबल हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट में करें, क्योंकि जैसे ही ये इंपोर्ट सक्सेसफुल होगा तो वो टोटली आपकी वेबसाइट चेंज हो जाएगी उस बैकअप के मुताबिक जो कि आपने इसको किया था। तो कोई फंक्शनल वेबसाइट हो जिसमें आपको कुछ चीजें चाहिए हो उसके ऊपर आप बैकअप को रिस्टोर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करके वेट करते हैं कि फिर ये कितना टाइम लेगा इसको करने के लिए। तो ये प्रिपेयरिंग इसकी ब्लॉग वगैरह करेगा, डाटाबेस करेगा सब, और थोड़ा थोड़ा करके इसको इंपोर्ट करना शुरू करेगा। तो लेट्स सी कि ये कितना टाइम लेता है और इसको एंड रिजल्ट हमारा क्या निकलता है।